गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? बढ़िया। अभी तक का जो सेट मिला आप लोगों को अच्छा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आसान सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो पिछले जो भी सेट लगाए हम लोग उसको आप लोग रिवीजन करके आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और बाकी वो क्या और इतिहास होते जा रहा है। तो किसी क्वेश्चन को इतिहास नहीं बनाना है, उसको वर्तमान में ही रखना है, उसको वर्तमान में बना के चलना है। पर पता चला इतिहास बन गया तो हमारा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो जो हम लोग एक बार का सीरीज लेके चल रहे हैं, उसी सीरीज में आज जो सेट है उस सेट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को फिर मैं ये बात बता दूं कि रिवीजन करके जरूर आना है। जो भी चीजें पहले बताई गई है, जितने सेट दिखाए गए हैं, जितने सेट पे डिस्कस हुआ है, जो सेट आप लोगों के सामने डिस्कस किया गया है, वो सभी सेट का रिवीजन करके आना है ताकि हमें किसी चीज का कोई समस्या ना हो। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आए तो आप हम लोग से जरूर, हम लोगों की पूरी टीम से जरूर मिलिए। व्हाट्सएप करिए, इंस्टाग्राम जहां से भी आप फॉलो करते हैं, फेसबुक पेज लाइक करते हैं, वहां पे अपने क्वेश्चन को जरूर रखिए। ठीक है, लेकिन आप लोग रिवीजन करके जरूर आइए। उससे क्या होगा कि हम लोग आगे इस सीरीज को बढ़ा पाएंगे और तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए आज हम लोग आज के लेखपाल सीरीज के आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन क्या है? इसको हटा देते हैं, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है। ये यहां से गड़बड़ हो गया चाहिए, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि आज के सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आज के सेट का पहला क्वेश्चन है पॉलिटी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद या समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? कोई बताएगा? नेहा, अब बताइए कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 1976 में। वेरी गुड। और कोई पता है हम लोगों को? और नहीं पता है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन है हम लोगों के पास 1950, 1976, 1962 और 1985। तो सही उत्तर है 1976 अर्थात बी। अब देखिए आप इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मतलब 1976 में तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जब बन के तैयार होता 1950 होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तो इस संशोधन के माध्यम से जितने चीजें आई उसको भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें लाई गई इस संशोधन के माध्यम से, या ज्यादातर चीजें लाई गई जो उस संशोधन में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप देने के लिए, उसे पूर्ण बनाने के लिए 1976 में कुछ चीजें जोड़ी गई जो हमारी आवश्यकता की चीज थी, जो उस समय नहीं जोड़ा गया था, है ना। जैसे मान लीजिए ये कहते हैं कि बड़ा शहर है या एक शहर की बड़ी विशेषता है, उसकी मिनी विशेषता है। मतलब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसको आप यदि पढ़ लेंगे तो आप उस शहर के बारे में, उस बड़े शहर की विशेषता के बारे में आप लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे। इसीलिए उसको मिनी कहा जाता है, मतलब उसका एक छोटा रूप। तो उसी तरह 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो चीज जोड़ा गया, जो परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया। इस संशोधन में प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। ये 3 महत्वपूर्ण शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्हें जोड़ना था तब नहीं जुड़ पाया था, 1976 में से जोड़ दिया गया। कौन कौन से? पहला था समाजवादी, सोशलिस्ट, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, और तीसरा था अखंडता, इंटीग्रिटी। समाजवादी का मतलब है कि सरकार संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करे और अमीर गरीब के बीच के अंतर को कम करे। समाजवाद यही कहता है। समाजवाद क्या कहता है कि जो भी राष्ट्र की संपत्ति है, जो भी संसाधन है, जो भी
राष्ट्र में मिला हुआ चीज है उस पर सबका हक होगा, समान अधिकार होगा। ये नहीं होगा कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई अमीर है तो उसे ज्यादा मिलेगा, कोई गरीब है तो कम मिलेगा, और नहीं अमीर को ज्यादा मिलेगा गरीब को कम मिलेगा, नहीं गरीब को ज्यादा अमीर को कम मिलेगा। मतलब समान वितरण है, आवश्यकता के हिसाब से उसका बंटवारा किया जाएगा, लेकिन हक किसका होगा? हक सबका होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन अच्छा है, उसका आंसर भी इसमें कई चीजें आपको मिल गई, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया, किसके माध्यम से जोड़ा गया, उसको क्या कहा जाता है, इसमें कई क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ज्योग्राफी से है, जियोग्राफी से अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन आपके पास है गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नर्मदा और गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां, ये कई बार गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में भी पूछा है, तो हम लोग सहायक नदी को देख लेते हैं। इसकी सहायक नदी है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यह उत्तर भारत के बड़े हिस्सों को सिंचित करते हुए किसी के लिए महत्वपूर्ण है। ये आप जानते हैं कि भारत, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि भारत में गंगा का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है गंगा नदी का, गंगा नदी से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। यह हमारे न सिर्फ आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक चीजों से भी जुड़ी हुई नदी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से। हम आपको ये बात पहले बता चुके हैं कि जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जो उसमें सेट आपको दिया जा रहा है उस सेट में मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके अपने को मेंटली रूप से कि हम एग्जाम में ही बैठे हैं। ये 10 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का जो भी सेट है हम एग्जाम के सेट को लगा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है 1920, 1930, 1942 और 1919। तो इसका सही उत्तर है 1930। 1930 व्याख्या देते हैं, दांडी मार्च संविदा अवज्ञा आंदोलन, संविदा अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा। ठीक, 1930 में जब संविदा अवज्ञा आंदोलन आ गया था, उसी का हिस्सा था दांडी मार्च। शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम गुजरात से, जबकि अंत कहां हुआ था? दांडी गुजरात से। दूरी लगभग कितनी थी इसकी? 390 किलोमीटर। इसका उद्देश्य एम क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना, और यह स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ भी बना था। मतलब यहां से स्वतंत्रता आंदोलन अपने नए रूप में, नए कलेवर में आगे बढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको साइंस है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ना, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ऑप्शन है लोहा, तांबा, पारा और एल्यूमिनियम। सही उत्तर है सी, मतलब कि पारा। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। पारा, मरकरी। पारा सामान्यतः तापमान पर तरल रहता है। इसका उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में होता है। यह भारी और विषैला धातु है। थर्मामीटर देखोगे, जो थर्मामीटर बुखार नापने के लिए होता है, उसमें देखिए पारा भरा होता है। पुराने वाले में, नए वाले में तो अब इलेक्ट्रॉनिक वो ऑटोमेटिक बना गया। पहले जिसको हम लोग ऐसे छिड़क के और लगाते थे, लगा के उसको पारा को देखते थे, तो पारा चढ़ता हुआ या उतरता हुआ दिखाई देता था। उसी में ये पारे का यूज होता था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है? तो ऑप्शन है आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, उत्तर बी। पश्चिम बंगाल विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र प्लस मेघना नदियों से बना हुआ है। जो सुंदरवन डेल्टा है, वहां से 3 नदियां गुजरती हैं और उन 3 नदियों के सम्मिलित से बना है। कौन कौन से? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। यह रॉयल बंगाल टाइगर
पाए जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी। ठीक है, जो सुंदरबन डेल्टा है उसको यूनेस्को में लिस्टेड किया गया है, उसको हेरिटेज घोषित किया गया, यूनेस्को हेरिटेज में भी ये लिस्टेड है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमी से। नीली क्रांति, हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे, श्वेत क्रांति पढ़े थे, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़े थे। अब आज है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? कोई बताएगा इसको? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी क्वेश्चन है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है दूध उत्पादन या दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, कृषि उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात मत्स्य उत्पादन से। आप व्याख्या देखते हैं, भारत में विभिन्न क्रांतियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे हरित क्रांति कृषि से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से। इसका उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाना है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय को भी दूना या फिर ज्यादा करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से ज्योग्राफी कह सकते हैं, एनवायरमेंट में भी कभी कभी आ जाता है। ज्योग्राफी मानिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा रेन कहाँ होता है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन है चेरापूंजी, लेह, जयपुर और मुंबई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है चेरापूंजी, उत्तर ए। अब इसके बारे में, चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? मेघालय में। कारण, क्योंकि मानसूनी हवाएं खासी पहाड़ियों, गारो खासी जतिया पहाड़ियां हैं मेघालय में, से टकराकर जो हवाएं मानसूनी हवाएं चलती हैं, उठती हैं ऊपर और जाकर कहां से? खासी पहाड़ी से, गारो पहाड़ी से टकरा जाती हैं और टकराकर वहीं पे भारी मात्रा में वर्षा करती हैं। इसी को मौसमी नाम भी बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है? खासी पहाड़ी। हालांकि यहाँ पे 3 पहाड़ियां पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका खासी का। यही पहाड़ी से टकराकर मानसूनी हवाएं वहीं पे डेंस हो जाती हैं और अपने साथ जो ठंडी हवाएं लेके गई होती है वो डेंस होती है, तो वहीं पे बारिश करा देती है। ये हम लोग ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे, तो इसका टोटल बड़ा मतलब डिटेल क्लास पढ़ेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के निकट सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध और शनि। सही उत्तर है सी, अर्थात बुध। बुध सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। ठीक है, दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है और सबसे कम अवधि में यह परिक्रमा करता है 88 दिन में। मतलब बुध सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है, यहाँ दिन और रात में तापांतर बहुत ही कम होता है और यह परिक्रमा भी सबसे कम अवधि में करता है 88 दिन में। आपको ये जानकारी हो गया, मैं बता दूं कि एक ऑर्डर है ग्रहों का, प्लैनेट का एक ऑर्डर है जो सूर्य के बाद दूर होते जाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बाद में क्या था, प्लूटो, उसको हटा दिया गया ग्रह से। तो ये ऑर्डर है उनका। ये लोग हम लोग ज्योग्राफी में इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। उस क्लास में जो कॉलेज क्लास चल रही है ज्योग्राफी में, उसमें पढ़ा भी दिए हैं हम इस चीज को। तो उसी इसलिए पूछा गया है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के बाद जो ग्रह होगा सबसे निकट होगा, मतलब कि बुध। उसके बाद कौन सा है? शुक्र। उसके बाद कौन सा? पृथ्वी। उसके बाद कौन सा? मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक है, कोई दिक्कत? गुड। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग शायद आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग दोबारा मान लीजिए कि अगर बता दिए होंगे तो यहाँ पे क्लास फिर से रिवीजन हो जाएगा और नहीं बताया तो जानकारी मिल जाएगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
पहला 1935, दूसरा ऑप्शन है 47, तीसरा ऑप्शन 1950 और चौथा ऑप्शन 1921। तो सही उत्तर है उत्तर ए मतलब 1935 में। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। 1935 में आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे हुई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। कार्य क्या है इसका? मुद्रा जारी करना, बैंकिंग प्रणाली नियंत्रण करना और सरकार का बैंक का भी है, सरकार का सबसे बड़ा बैंक भी है। ठीक है, तो 1935 में हुआ था। किसके सिफारिश पे? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन कब किया गया इसका? 1949 में। और इसका मेन वर्क क्या है, कार्य क्या है? मुद्रा जारी करना, जो मुद्रा जारी करता, बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना और सरकार का सबसे बड़ा बैंक भी है, ये बैंकर भी है। ठीक है, तो हम लोग आज फिर से 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज फिर हम लोग 10 क्वेश्चन देखे। आज फिर इतना ही, क्योंकि हम लोग डेली 10-10, 9-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं क्लास ओवर करने से पहले फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार-बार कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी चीजें पढ़ाई गई है पिछले क्लास में, पिछले सेट में, सीरीज के उस सेट में, तो आप लोग उसको रिवीजन जरूर करिए, ताकि हम डे बाय डे उस चीज को तैयार कर सकें और अपने एग्जाम के लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर हो सके। ऐसा ना हो कि वो पढ़ाया हुआ चीज इतिहास हो जाए और जब हम वर्तमान में बैठे एग्जाम में तो हमें कुछ भी ना आए। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें डेली का डेली क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, जिससे कि हमारे लिए भार भी हल्का होगा, हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।